गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। हानिता चौधरी, सोनाक्षी, खुशबू तिवारी, करीमा, शालू प्रजापत, मोनिका चौधरी।
हाँ, आज अपन बात करते हैं, कल कर रहे थे फॉसिलाइजेशन की, जीवाश्मी भवन की एंड जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो फॉसिल किसे कहते हैं, जीवाश्म किसे कहते हैं? तो जीव के उन अवशेषों को जो चट्टानों में मिलते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं। आर्नोल्ड के अनुसार भूवैज्ञानिक काल के पादप अथवा जंतुओं के ऐसे अवशेष जो भूमि की सतही निक्षेपित परतों में दबे रह गए जीवाश्म कहलाते हैं। अब लेते हैं कि पूरा विज्ञान किसे कहते हैं। तो जीवाश्म पादपों व जंतुओं के अध्ययन का विज्ञान पूरा विज्ञान कहलाता है, पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। एक मिनट, समीक्षा आ गई है, इनको एडमिट कर देती हूँ। समीक्षा, ठीक है। अब डॉक्टर बीरबल सानी ने पूरा वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करा और इसके कारण डॉक्टर बीरबल सानी को फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी कहा जाता है। अब मैं बात करती हूँ अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ फॉसिल्स, जीवाश्मों का नामकरण। तो पौधों का जीवाश्मीकरण अन्य कारकों के अतिरिक्त उनमें उपस्थित ऊतकों की दृढ़ता व कोमलता पर निर्भर करता है। दृढ़ ऊतकों का परिरक्षण कोमल ऊतकों की तुलना में अच्छा होता है। इसी कारण अधिकांश पौधों के जीवाश्म पूर्ण अवस्था में प्राप्त न होकर केवल खंडों या हिस्सों में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इन खंडों की प्राप्ति अलग अलग समय में हुई है। जैसे कि अब सुनना, अंतरराष्ट्रीय वनस्पति कांग्रेस, इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस के निर्देशानुसार प्रत्येक जीवाश्म खंड जैसे जड़, तना, पत्ती आदि को एक अलग नाम दिया जाता है तथा इसे एक वंश के स्तर का माना जाता है। इस प्रकार जीवाश्मों का वांशिक नाम, जेनेरिक नेम, पूरे पादप को नहीं बल्कि उनके एक खंड, जड़, तना आदि को निरूपित करता है तथा इसे फॉर्म जीनस कृत्रिम वंश कहते हैं। विभिन्न कृत्रिम वंशों को उनकी उपस्थिति के काल आदि के आधार पर मिलाकर एक संपूर्ण पादप का पुनर्निर्माण किया जाता है। जैसे कि बेटा अपन देखते हैं कैलीमेटोथीका, क्या नाम बताया? कैलीमेटोथीका होनिन घोसाई। क्या बताया? कैलीमेटोथीका, ये है होनिन घोसाई। तो नामक जीवाश्म पादप का पुनर्निर्माण कैलोजाइलॉन हुकेराई नामक जड़, लेजिनोडेंड्रॉन ओल्डेनिया नामक तने के मिलने से हुआ है। वह स्फिनोप्टेरिस होनिन घोसाई नामक पत्ती, रेचियोप्टेरिस एस्पेरा नामक पर्णवृंत तथा लेजिनोस्ट्रोमा लोमैक्सी बीज के मिलने से हुआ है। तो सबसे पहले जीवाश्मों के कूट वंशों के नामों के अंत में कुछ निश्चित प्रत्यय सफिक्स जोड़े जाते हैं जिनमें पौधों के विशेष अंग के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। तो विभिन्न अंगों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रत्यय निम्न प्रकार से हैं।
बेटा अब इसको लिख लो, डेंड्रॉन, DENDRON, डेंड्रॉन वृक्ष के मुख्य अक्ष के लिए प्रयोग किया जाता है। वापस बोलती हूँ, डेंड्रॉन ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? वृक्ष के मुख्य अक्ष के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है लेपिडोडेंड्रॉन, दूसरा है जाइलान, XYLON। जाइलान मतलब ये स्तंभ के काष्ठीय भाग के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि क्लेडोजाइलॉन, जैसे कि क्लेडोजाइलॉन। तीसरा है फिल्लम, PHYLLUM, तो फिल्लम पत्ती के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि लेपिडोफिल्लम। अब चौथा है कार्पोन व स्टोमा। क्या बताया? कार्पोन व स्टोमा, ये बीज के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि लेपिडोकार्पोन, लेपिडोकार्पोन व स्टीफेनोस्टोमा, व स्टीफेनोस्टोमा। नेक्स्ट है थीका, THECA, तो ये लघु बीजाणु धानी के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जैसे लेपिडोस्ट्रोबस या कोडोनोथीका, लेपिडोस्ट्रोबस या कोडोनोथीका। तो इस प्रकार क्या बताया बेटा? जीवाश्मों के कूट वंशों, फॉर्म जीनस के नामों के अंत में कुछ निश्चित सफिक्स प्रत्यय जोड़े जाते हैं, जिनमें पौधों के विशेष अंग के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे कि बेटा वृक्ष के मुख्य अक्ष के लिए डेंड्रॉन नामक सफिक्स यूज किया जाता है, जैसे कि लेपिडोडेंड्रॉन। जाइलॉन सफिक्स यूज किया जाता है तो स्तंभ के काष्ठीय भाग के लिए, जैसे कि क्लेडोजाइलॉन। फिल्म शब्द पत्ती के लिए यूज किया जाता है, जैसे लेपिडोफिल्लम। अब पुनर्जीवित जीवाश्म को उसके किसी भी सबसे अधिक प्रचलित कूट वंश के नाम से जाना जाता है। जैसे बेटा लेपिडोडेंड्रॉन स्तंभ कूट वंश का नाम है, तो लेपिडोडेंड्रॉन किसका नाम है? स्तंभ कूट वंश का नाम है। इसी नाम से ही इसके पुनर्निर्मित जीवाश्म को जाना जाता है। इसी प्रकार मैंने बताया था कैलीमेटोथीका, नाम क्या बताया था? कैलीमेटोथीका होनिन घोसाई नामक जीवाश्म पादप का पुनर्निर्माण कैलीजाइलॉन हुक्केराई नामक जड़ तथा लेजिनोडेंड्रॉन ओल्डेमिया, लेजिनोडेंड्रॉन ओल्डेमिया नामक तने व स्फिनोप्टेरिस होनिन घोसाई नामक पत्ती व रेकियोप्टेरिस एस्पेरा नामक पर्णवृंत। कौन सा है? रेकियोप्टेरिस एस्पेरा नामक पर्णवृंत तथा लेजिनोस्टोमा लोम्स्काई, लेजिनोस्टोमा लोमैक्सी बीज के मिलने से हुआ है। अब बात करते हैं फॉसिलाइजेशन की। तो द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ द लिविंग बीइंग्स or their parts in the form of fossils is called as fossilization. The process of fossilization is a
कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो अब बात किसकी कर रहे हैं? जीवाश्मी भवन की। जीवों की मृत्यु पर अधिकांश अवस्थाओं में इनके शरीर का कवक व बीजाणुओं द्वारा डिकम्पोजिशन अपघटन हो जाता है अथवा अपमार्जकों स्कैवेंजर्स द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। परंतु कभी कभी मृत शरीरों या भागों पर यह क्रिया नहीं होती है तथा ये मिट्टी के अंदर धंसने से अविघटित अवस्था में भूमि की परतों में सुरक्षित दबे रह जाते हैं, जिन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पादप अथवा जंतुओं के विभिन्न अंग जीवाश्म के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जीवाश्मीकरण फॉसिलाइजेशन कहलाती है। जीवाश्मी भवन क्रिया में कोशिका द्रव्य तथा कोमल ऊतकों का अपघटन हो जाता है तथा कठोर ऊतक बंधे रहते हैं। कभी कभी जीवाश्मों में सेल्यूलर डिटेल्स कोशिकीय संरचनाएं भी संरक्षित पाई जाती हैं। तो प्राचीन काल के पादपों तथा उनके अंगों का जीवाश्मीकरण अवसादी चट्टानों के जमाव के साथ ही प्रारंभ हुआ तथा यह प्रक्रिया अनवरत रूप से जारी है। जब पौधों के जीवाश्मीकरण की क्रिया उनके उगने वाले स्थान पर होती है, तब इनकी उत्पत्ति इन सीटू स्वस्थानी कहलाती है। जैसे कि यूरोपियन कोल फॉरेस्ट कभी कभी पौधों के उगने का स्थान उनके जीवाश्मी भवन के स्थान से भिन्न होता है, जो हवा या जल के साथ बहकर नदियों या समुद्र तटों पर पहुंचकर परिरक्षित हो गए। इस प्रकार के जीवाश्म भारतीय गोंडवाना कोल निक्षेप, इंडियन गोंडवाना कोल डिपॉजिट्स में पाए जाते हैं। जीवाश्मों में संपूर्ण पादप शरीर अथवा पादप विखंडों का परिरक्षण होता है। संपूर्ण पादप के जीवाश्म के रूप में परिरक्षण की संभावना अत्यधिक न्यून होती है। कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य आते हैं। यह देखा गया है कि पौधे के कठोर ऊतक परिरक्षित हो जाते हैं, परंतु पौधों के मुलायम ऊतक ठीक प्रकार से परिरक्षित नहीं हो पाते। यही कारण है कि शैवाल तथा ब्रायोफाइट्स के सदस्यों के जीवाश्म दुर्बल होते हैं। जीवाश्म निर्माण के समय जीव द्रव्य परिरक्षित नहीं होता है। नरम ऊतक बहुत कम परिरक्षित हो पाते हैं तथा काष्ठीय भाग भली भांति परिरक्षित हो जाते हैं। एक में बेटा टीना गुजर और संगीता अब आई है। संगीता गौड़, मैं टीना गुजर को एडमिट कर देती हूँ। टीना गुजर एंड संगीता गौड़, ठीक है बेटा। अब अपन बात किसकी कर रहे हैं? अभी पहली बात करते हैं टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, क्योंकि फॉसिल्स पे जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है बेटा कि निबंध आत्मक प्रश्न जीवाश्मी भवन किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार के जीवाश्मों का वर्णन कीजिए। डिफाइन फॉसिलाइजेशन एंड डिस्क्राइब इन डिटेल द टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। दूसरा क्वेश्चन बनता है निम्न पर
टिप्पणी लिखिए, जैसे कि अश्मि भूताश्म अभी पढ़ेंगे अपन, संपीड भूता जीवाश्म, जीवाश्मों का नामकरण वो अपन ने देखा अभी, ठीक है। एक है पैलियोजोइक महाकल्प। तो ये फॉसिलाइजेशन पे क्वेश्चन बनते हैं। जीवाश्मों के प्रकार तथा अध्ययन की विभिन्न तकनीकों का वर्णन कीजिए। तो अब मैं बता रही हूँ आपको टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, जीवाश्मों के प्रकार। इसको बेटा लिखते भी जाना। जीवाश्मी भवन की प्रकृति के आधार पर जीवाश्म निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो जीवाश्म के नाम लिखो। एक लिखो इम्प्रेशन, इम्प्रेशन IMPRESSION, हिंदी में कहते हैं मुद्राशय, हिंदी में क्या कहेंगे मुद्राशय। दूसरा है कॉम्प्रेशन फॉसिल्स, COMPRESSION, कॉम्प्रेशन फॉसिल्स। हिंदी है संपीड जीवाश्म, संपीड जीवाश्म। तीसरा लिखना इनक्रस्टेशंस, INCRUSTATIONS, परपाटाशम, हिंदी लिखो परपाटाशम, परपाटाशम। नेहा वर्मा आ गई यहाँ इतने दिन बाद, एक मिनट रुकना। नेहा वर्मा, नेहा वर्मा। अब लिखना परपाटशम, परपाटाशम मतलब हिंदी है इंग्लिश है इनक्रस्टेशंस। एक है पेट्रीफैक्शंस, PETRIFICATIONS, पेट्रीफैक्शंस अश्मि भूताश्म। नेक्स्ट लिखना ममीकृत पादप, ममीफाइड प्लांट्स, ममीफाइड प्लांट्स। नेक्स्ट लिखो कोल बॉल्स, कोल बॉल्स। और सातवां है एम्बर, AMBER। एट्थ है स्यूडो फॉसिल्स, एट्थ है स्यूडो फॉसिल्स। तो मैं बात करती हूँ आपसे अभी इम्प्रेशन फॉसिल्स के बारे में। अच्छा बोली थी, इम्प्रेशन फॉसिल्स के बारे में बात करते हैं। इम्प्रेशन फॉसिल्स की हिंदी क्या है मुद्राश्म। अब these fossils are just impressions of plants or plant parts on sediments. They do not contain organic materials as in compressions. Impressions formed in fine and soft materials show better details. They occur abundantly in clay deposits of Perrier in western Tennessee. The plant material disorganizes and leaves impression which gives a superficial resemblance of the plant part preserved when clay gets converted into a rock. अब किसकी बात कर रहे हैं मुद्राश्म की, इम्प्रेशन की। तो इन जीवाश्मों में अवसाद पर पौधे के कुछ अंग या संपूर्ण भाग की छाप मिलती है। इन जीवाश्म में कार्बनिक भाग नहीं पाया जाता है। मतलब इम्प्रेशन से बेटा कार्बनिक भाग नहीं पाया जाता है। छाप हमेशा गहरे रंग की व स्थायी होती है। जो छाप है हमेशा गहरे रंग की व स्थायी होती है। पत्तियां जब अर्ध तरल सेमी लिक्विड मृदा पर गिरती हैं तब उस अर्ध तरल
मृदा का धीरे धीरे चट्टान के रूप में परिवर्तन हो जाता है तथा पादप अंगों का विभेदन हो जाता है। मतलब अपन ने क्या पढ़ा इम्प्रेशन में कि इन इम्प्रेशन में जीवाश्म में कार्बनिक भाग नहीं पाया जाता। दूसरा क्या देखा, ये छाप हमेशा गहरे रंग की होती है। तीसरा क्या है, जब पत्तियां अर्ध तरल मृदा पर गिरती हैं तब अर्ध तरल मृदा धीरे धीरे चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाती है तथा पादप अंगों का विघटन हो जाता है। ऐसी स्थिति में पादप की छाप मात्र रह जाती है। तो पादप किसके रूप में रहता है बेटा, एक छाप के रूप में। इनसे पौधों की संरचना की विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है। मतलब पौधों का क्या स्ट्रक्चर है, क्या संरचना है, उसकी विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि पादप एक छाप मात्र ही रह जाती है। इन जीवाश्मों से, इम्प्रेशन से शिराविन्यास का ज्ञान सरलता से हो जाता है। इन जीवाश्मों छाप वाले से पत्ती, तना, पुष्प आदि की सिर्फ बाह्य आकृति तथा कभी कभी बाह्य त्वचीय संरचनाओं जैसे रोम, रंध्र आदि का अध्ययन भी कर सकते हैं। आंतरिक संरचनाओं का ज्ञान नहीं होता है। मतलब इम्प्रेशन से, मुद्राश्म से इंटरनल स्ट्रक्चर्स का ज्ञान नहीं होता है। तो जैसे बताया, इम्प्रेशंस आर डार्कर इन कलर देन द रॉक सरफेस। बताया था ना कि इम्प्रेशंस गहरे रंग के होते हैं, स्थायी होते हैं। तो इम्प्रेशंस आर डार्कर इन कलर देन द रॉक सरफेस. The plant material disorganizes and leaves impression. मतलब जो प्लांट मटेरियल है डिसऑर्गेनाइज होकर एक छाप छोड़ देता है। Pitch and the plant material disorganizes and leaves impression which gives resemblance of the plant part preserved when clay gets converted into a rock. They show clear details of venation patterns. मतलब इन जीवाश्मों से शिरा विन्यास का ज्ञान सरलता से हो जाता है। तो they show clear details of venation patterns and in some cases even cuticular details can also be seen. दूसरा मैं लेती हूँ कंप्रेशन, संपीड़ जीवाश्म। तो यह सबसे सामान्य प्रकार के जीवाश्म है। तो कंप्रेशन में लिखो, कंप्रेशन का निर्माण पौधे या उसके किसी अंग के अवसादों, सेडिमेंट्स में दबने से हुआ है। ऐसे जीवाश्म पादप अंगों पर अत्यधिक दाब पड़ने के कारण बहुत ज्यादा चपटे हो जाते हैं। संपीड़ जीवाश्म कंप्रेशन एक कार्बन परत के रूप में मिलते हैं। यह कहा जाता है कि संपीड़ जीवाश्म कंप्रेशंस इम्प्रेशन के केवल, यह कहा जाता है कि संपीड़ जीवाश्म मतलब कंप्रेशन, मुद्राश्म मतलब इम्प्रेशन के केवल कुछ भाग हैं।
मतलब कंप्रेशन इज ओनली ए डिग्री ऑफ इम्प्रेशन। यदि संपीड़ित पादपांग पतला व चपटा हो तो उसके आकार में विशेष परिवर्तन नहीं होता है। क्ले मॉड्यूल एक अच्छा कंप्रेशन संपीड़ जीवाश्म का उदाहरण है, जिसमें पादप मिट्टी से घिर जाता है तथा संपीड़न से वह संरचना पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे मॉड्यूल को खोलने पर कार्बनिक अवशेष अच्छी अवस्था में दिखाई देते हैं। तो इसकी विशेषता क्या है कंप्रेशन की? संपीड़ जीवाश्म एक पतली कार्बनिक परत के रूप में मिलते हैं। देखो इसे संपीड़ जीवाश्म कंप्रेशन एक एक संपीड़ जीवाश्म एक पतली परत के रूप में मिलते हैं। दूसरा, इन जीवाश्मों द्वारा जीवाश्म पादप की बाह्य आकारिकी का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का अध्ययन किया जा सकता है। अब दोष क्या हैं? किसके दोष? मतलब कंप्रेशन के। तो संपीड़ जीवाश्म में आंतरिक संरचना परिरक्षित नहीं होती है, अतः आंतरिकी अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो ये मैंने बताया कंप्रेशन के बारे में। थोड़ा बहुत इंग्लिश में बताती हूँ। कंप्रेशन फॉसिल्स, these are the common type of fossils. As the name indicates, these fossils, that is the compression fossils, are formed as a result of burial of the plants or its parts in sediments. The buried parts become flat due to the compression or overlying pressure of the sediments. Sand, stone, diatomaceous earth, and volcanic ash are some of the materials that cause compression. तो अपन compression में क्या क्या पाते हैं संपीड़ जीवाश्म में? तो इन संपीड़ जीवाश्म कंप्रेशन का निर्माण कैसे हुआ? इनका निर्माण पौधे या पौधे के किसी अंग के अवसादों में दबने से हुआ है। ऐसे जीवाश्म पादप अंगों पर अत्यधिक दाब पड़ने के कारण चपटे हो जाते हैं। तो संपीड़ जीवाश्म एक कार्बन परत के रूप में मिलते हैं। If the compressed plant organ is thin and flat, for example leaves, it does not show any appreciable change in its shape. Such fossils occur in the form of a carboniferous layer in between the sediments, and they do not show structural details of the cells preserved. तो इसके दोष क्या बताए थे? संपीड़ जीवाश्म में आंतरिक संरचना परिरक्षित नहीं होती है, अतः आंतरिकी अध्ययन नहीं कर सकते हैं। कल अपन लेंगे इंक्रस्टेशन, अश्मीभूताश्म, पेट्रीफैक्शन, कोल बॉल्स, एम्बर और स्यूडो फॉसिल्स। तो आपके ये 4th यूनिट में भी डाल रखा है। तो इस पे आता है जैसे अश्मीभूताश्म की विशेषताएं बताइए। छोटे क्वेश्चन जो हैं, तो अश्मीभूताश्म की विशेषताएं बताइए। एम्बर एवं कूट जीवाश्म में अंतर बताइए। एक जीवाश्मी भवन के सिद्धांत बताइए। ये भी अपन करेंगे। मतलब द थ्योरीज ऑफ फॉसिलाइजेशन। तो व्हाट आर द थ्योरीज? Theories are replacement theory of fossilization and infiltration theory of fossilization.
तो फॉसिलाइजेशन के सिद्धांत के बारे में भी अपन बात करेंगे। एक तो है, जिससे बता दिया अभी, रिप्लेसमेंट थ्योरी, जिसको कहते हैं प्रतिस्थापन सिद्धांत। दूसरा है इनफिल्ट्रेशन थ्योरी, अंतः स्पंदन सिद्धांत। और ये भी बात करेंगे व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉसिलाइजेशन, जीवाश्मी भवन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इस प्रकार से इस फॉसिलाइजेशन के चैप्टर्स, मतलब फॉसिलाइजेशन में आपके क्वेश्चन बनते हैं। फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है, डिस्कस इन डिटेल द टेक्निक ऑफ स्टडी द फॉसिल्स, जीवाश्म अध्ययन में उपयोगी तकनीक का वर्णन करो। तो अपन सब करेंगे, माइक्रोटोमी कैसे करते हैं, एक्सरे रेडियोग्राफी कैसे करते हैं, मैसिवेशन कैसे करते हैं, एंड द ट्रांसफर टेक्निक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अच्छा, हाँ बेटा, कौन बोल रहा है, बोलो बेटा।